हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हमारा स्टार्ट होता है कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण वाला लेसन है जो चल रहा था। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रेशर, दाब। आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दाब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तथा मात्रक लिखो। प्रेशर बोलते हैं इसको दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को या प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब P बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F बटा A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद या प्रणोद को दाब कहते हैं। बल F का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर की घात 2। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटा मीटर की घात 2 या पास्कल। तो ये कहलाता है दाब। अब चलता है दूसरा टॉपिक, उत्प्लावन बल। क्या होता है उत्प्लावन बल? जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अर्थात जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल का नाम उत्प्लावन बल है। अब इसी के ऊपर आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज जो है एक साइंटिस्ट हुआ, एक वैज्ञानिक हुआ, जिसने वस्तुओं के तैरने के नियम के बारे में समझाया कि वस्तु जो है जल में कैसे तैरती है, कैसे डूबती है, इसका क्या कारण है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबो जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसी नियम के ऊपर आधारित जो है प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वस्तु कब डूबती है या तैरती है, यानी कि तैरने के नियम। देखो आओ इस चित्र के माध्यम से समझें। ये हमारे पास 3 बीकर हैं, इनमें जल है, ये एक वस्तु है। देखो पहले वाले में जो वस्तु है वो पानी के ऊपर तैर रही, दूसरे वाले में ये वस्तु डूबती हुई तैर रही, और तीसरे वाले में वस्तु पूर्ण रूप से डूबी हुई है। यदि वस्तु का भार मान ले W1, हटाए गए पानी का भार मान ले W2, तो कंडीशन हमारी क्या हुई, W1 लेस देन W2, यानी कि वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से कम है तो वस्तु पानी के ऊपर तैरती रहेगी। यदि वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार के बराबर है तो वस्तु डूबती हुई तैरती रहेगी। यदि वस्तु का भार पानी के भार से अधिक है तो वस्तु पूर्ण रूप से पानी में डूब जाएगी। आओ इसके और उसको और अच्छे तरीके से समझें। देखो जो चित्र हमने अभी देखे उनके ऊपर आधारित परिभाषाएं हैं जो हमने भी समझा आपको। W1 लेस देन W2, यदि वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से कम है तो पानी पर तैरती है। यदि वस्तु का भार हटाए गए भार के बराबर है तो डूबती हुई तैरती है। और यदि वस्तु का भार पानी के भार से अधिक है, यानी कि हटाए गए पानी का भार कम है, तो वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाती है। तो इसी के ऊपर आधारित हमारा प्रश्न चलता है। देखो दिया हुआ प्रश्न, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ये उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी, तो उसी का रूप है जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। इस प्रकार ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन या उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल कहते हैं। अब प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है। इसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत से समझ सकते हैं, तैरने के नियम के आधार पर समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु को जब पानी की सतह पर रखा जाता है तो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक है तथा वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु पानी पर तैरती है। यानी कि जैसा हमने अभी पढ़ा, अगर वस्तु को पानी में डुबोते हैं और वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार अधिक है, वस्तु का भार कम है, इसका घनत्व कम है, तो वस्तु पानी पर तैरती है। और यदि हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है, यानी कि वस्तु का भार अधिक है, तो वस्तु पानी में पूर्ण रूप से डूब जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट,
अब देखिए इसके ऊपर आधारित प्रश्न है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर आधारित। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स में क्वेश्चन है अभी हमारे वे स्टार्ट होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार F बराबर हमारे पास सूत्र क्या है, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब इसने क्या कहा कि यदि दूरी आधी कर दी जाए, दूरी r को जो है r बटे 2 कर दिया जाए तो लगने वाला बल F1 मान लिया, ये हो गया G m1 m2 बटे r बटे 2 का स्क्वायर, ये हो गया G m1 m2 बटे r स्क्वायर बटे 4, 4 की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी, ये हो गया 4G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यानी कि ये हो गया F1 बराबर 4F, क्योंकि ये जो मान दिया हुआ है ये पूरा का पूरा मान जो है ये F का है। अर्थात लगने वाला बल जो है अगर बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से बल जो है वो 4 गुना हो गया पहले वाले बल से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। देखो इस प्रश्न का सीधा सा लॉजिक है, स्वतंत्र रूप से गिरती प्रत्येक वस्तु में एक त्वरण होता है जिसमें वो त्वरण का अनुभव करती है। तो वही कारण से इसी कारण वस्तु जो है हल्की भारी वस्तु जो है वो समान रूप से गिरती है। अतः स्वतंत्र रूप से गिरते समय भारी वस्तु अपेक्षाकृत तेजी से गिरती है, क्योंकि भारी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के हल्की वस्तु के मुकाबले अधिक होगा और वो अधिक त्वरण महसूस करती है, इसलिए भारी वस्तु जो है वो जल्दी से गिरती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। देखो पृथ्वी के लिए m बराबर है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और उसकी त्रिज्या बराबर है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर में हम सभी का मान रखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट, देखो ये सभी का मान रखते हैं। F बराबर G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻−11 और गुणा m1 पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और गुणा वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम बटे r, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 इतने मीटर, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो है जो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को जोड़ते घटाते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आता है 9.8 न्यूटन। आप इसकी कैलकुलेशन करना। देखो 10⁻−11 10⁻24 24 में से 11 जाकर बच गया हमारे पास कितना, ये बचता है 10⁻13 और नीचे जो है 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 10⁻12 माइनस की हो जाएगी। तो ये घटाने के बाद बच गया हमारे पास केवल 10⁻1 बच गया। तो इस तरीके से जो है 6.67 की 6 से मल्टीप्लाई करके 6.4 की 2 बार मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9.8 न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल
उस बल से जिसमें चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, ये हमें समझाना है। देखो, पृथ्वी चंद्रमा को उसी बल से अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, अतः चंद्रमा द्वारा लगाया गया आकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल की अपेक्षा छोटा है, कम है। तो यही बात हमें इस प्रश्न में समझनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? देखो, इसका बहुत बड़ा कारण है। चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु चंद्रमा के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कम है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल अधिक है। इसलिए पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु दूसरे नियम के अनुसार अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को उसी बल से आकर्षित करती है जो जो वस्तु एक दूसरे पर लगाती हैं। त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो प्यारे गाइस, आप इन प्रश्नों को सही तरीके से याद करना, अपनी कॉपी में लिख लेना, चाहे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे क्वेश्चन समझाएंगे। आप जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने यार दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।